हाय एवरीवन। तो बेटा लास्ट सेशन में अपन ने द्रव्यमान क्षति, नाभिक की बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आदि के बारे में चर्चा की थी। आज काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करेंगे। आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है ना, एंड लाइक 92 यूरेनियम 238 मान लो, या फिर अपन थोरियम ले लो 90 थोरियम 234, ठीक है बेटा। तो ऐसे जो पदार्थ है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अब बात आती है रेडियो एक्टिविटी है क्या। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में सन 1896 में सबसे पहले हेनरी बैकरल नाम के वैज्ञानिक ने बताया, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की खोज सन 1896 में हेनरी बैकरल ने की, ठीक है बेटा। अब बात आती है कि जैसा कि हम बात करें कि अपने क्वेश्चन सीखा था प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यानी कि डेल्टा ई बी बार। तो बेटा जिन नाभिकों की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होती है उन नाभिकों का स्थायित्व भी अधिक होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इस प्रकार से समझें कि कुछ नाभिक हैं वो स्थायी हैं, कुछ अस्थायी हैं। तो जब कोई अस्थायी नाभिक है, यूरेनियम थोरियम ये अस्थायी नाभिक है, तो कोई भी अस्थायी नाभिक है वो स्थायित्व को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो स्वतः ही अल्फा बीटा गामा विकिरणों का उत्सर्जन करता है, ठीक है ना। इस घटना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। एक बार फिर से क्लियर करें कि अस्थायी नाभिक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए स्वतः ही अपने आप, ठीक है बेटा, स्वतः ही अल्फा बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन करता है। स्वतः ही अल्फा बीटा व गामा विकिरणों का उत्सर्जन करता है, विकिरणों का उत्सर्जन करता है। इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी अस्थायी नाभिक है वो स्थायी होने के लिए अल्फा बीटा गामा विकिरण का अपने आप उत्सर्जन करेगा, और ये उत्सर्जन तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो नाभिक क्या नहीं हो जाए बेटा, स्थायी न हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इसी घटना को सन 1896 में हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी कहा, ठीक है बेटा। अब बात आती है कि ये जो घटना होती है ये स्वतः ही होती है, अपने आप ही संपन्न होती है, ठीक। अब यहाँ पर मैं बात करूं कि ये जो रेडियो एक्टिविटी की जो घटना है इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अपन को ध्यान में रखनी है। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में क्लियर कर लेना और याद भी रखना। जैसे ये जो रेडियो एक्टिविटी की घटना है, इस घटना के अंतर्गत अल्फा बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है, तो ये तीनों विकिरण दिखाई नहीं देंगे। वैसे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपन को यहाँ दिखाई दे रहा है कि इससे अल्फा बीटा और गामा विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देते क्योंकि ये विकिरण अदृश्य विकिरण होते हैं। पहला पॉइंट, कैसे विकिरण होते हैं बेटा, अदृश्य, यानी कि ये दिखाई नहीं देते, ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट की बात करें कि ये जो रेडियो एक्टिविटी की घटना है
इस रेडियो एक्टिवता के अंतर्गत संरक्षण के जो भी नियम है वो लागू होंगे। जैसे एक तो आपने पढ़ा होगा बेटा ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, यानी कि ऊर्जा, आवेश, द्रव्यमान, संवेग आदि सभी संरक्षित रहते हैं अर्थात इनमें परिवर्तन नहीं आता, संरक्षित रहते हैं। ठीक है ना, यानी कि रेडियो एक्टिवता की घटना सभी संरक्षण के नियमों का पालन करती है, ऐसे भी कह सकते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण बात, ये जो रेडियो एक्टिवता की घटना है, रेडियो एक्टिवता है, ये घटना ता दा एक शब्द होता है प्रावस्था। कौन सा? प्रावस्था। प्रावस्था का मतलब है सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसका ताप कम हो या ज्यादा हो, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा विकिरण का जो उत्सर्जन हो रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और रेडियो एक्टिव पदार्थ चाहे वो सॉलिड अवस्था में हो, चाहे लिक्विड अवस्था में हो बेटा, और चाहे गैस अवस्था में हो, ठीक है ना, इन सारी स्थितियों का रेडियो एक्टिवता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात हम कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिवता ताप, दाब और प्रावस्था से अप्रभावित रहती है, अर्थात इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। चौथा पॉइंट, ये जो रेडियो एक्टिवता की जो घटना है अल्फा बीटा गामा विकिरण उत्सर्जन का, इस घटना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, केमिस्ट्री में सीखा है ना आपने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अप्रभावित रहती है, अर्थात इस घटना पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, तो अपने 4 पॉइंट सीखे इसके प्रॉपर्टी में। एक 5वां पॉइंट और ध्यान रखना कि ये जो रेडियो एक्टिवता की घटना है, ये घटना रासायनिक प्रक्रियाओं से भी अप्रभावित रहती है, यानी कि इस घटना पर रासायनिक प्रक्रियाओं का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, तो अपन एक पॉइंट पर ध्यान देना कि ये जो रेडियो एक्टिवता है, इस घटना को सन 1896 में बैकोरन ने बताया, और इसमें क्या होता है, कोई अस्थायी नाभिक है वो स्थायी होने के लिए अल्फा बीटा गामा का स्वतः उत्सर्जन करता है। इसके अंतर्गत जो अल्फा बीटा गामा विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है, ये विकिरण अदृश्य होते हैं। ये घटना सभी संरक्षण के नियमों का पालन करती है। इस घटना पर ताप, दाब और प्रावस्था का कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही इस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फर्क पड़ता, और ना ही इस घटना पर रासायनिक प्रक्रियाओं से कोई प्रभाव पड़ता। ठीक है ना बेटा। अब बात आती है कि हेनरी बैकरल के पश्चात एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिवता संबंधी एक नियम दिया, जिसको हम रदरफोर्ड के नियम के नाम से जानते हैं, या फिर इसका एक और नाम है चरघातांकीय नियम। चरघातांकीय नियम। अब देखिए, सीधे एक इस नियम को समझने का प्रयास करना कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उससे अल्फा बीटा गामा विकिरण का क्षय हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है स्वतः ही अपने आप। अब बात आती है कि इसमें क्या होगा कि किसी रेडियो एक्टिव नाभिक में परमाणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उसका क्षय भी उतना ही ज्यादा होगा।
सपोज करिए कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक का वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, सपोज कर लिया उसका वेट है 120 kg, 120 किलोग्राम। एक दूसरा व्यक्ति है जिसका वेट है 50 किलोग्राम, ठीक है ना। अब एक के अंदर वेट ज्यादा है और एक के अंदर वेट कम है, और दोनों को अपना वेट लूज करना है, ठीक है ना। लूज करने के लिए दोनों ने जिम ज्वाइन किया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि किस व्यक्ति का वेट ज्यादा लूज होगा, 120 वाले का वेट ज्यादा लूज होगा या 50 वाले का? हाँ, 120 वाले का वेट ज्यादा लूज होगा, क्योंकि जिसके अंदर वेट ज्यादा होगा उसका वेट ज्यादा लूज होगा, जिसका वेट कम होगा उसका वेट कम लूज होगा। तो हम इसको यहां पर अप्लाई करके देखें कि जिस रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी उससे क्षय भी ज्यादा होगा, और जिस तत्व में परमाणुओं की संख्या कम होगी उस तत्व से क्षय भी कम होगा। तो बेटा अब हम रदरफोर्ड के नियम को यहां इस तरीके से सीखेंगे कि किसी क्षण, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पर ध्यान देना, किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ, किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ से परमाणुओं के क्षय होने की दर, परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। चलिए, ये अपन ने रदरफोर्ड का जो नियम है उसका स्टेटमेंट लिया कि किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ से परमाणुओं के क्षय होने की दर, जबकि रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होगा, जाहिर सी बात है उस पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कम होगी। कम होना यानी कि क्षय होना, तो कम किस दर से कम हो रहे हैं, कितने समय में कितने कम हो रहे हैं, उस कमी के होने की जो दर है वो उस पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती है, ठीक है ना बेटा। अब इस नियम के आधार पर हम इस तरीके से सीखेंगे, जैसे परमाणुओं की संख्या बाय द वे n है। अब परमाणुओं की संख्या में क्या हो रहा है, क्षय का मतलब कमी यानी कि परिवर्तन हो रहा है, तो अपन ने डी लगा दिया, डिफरेंस, परिवर्तन। यहां पे एक शब्द आ रहा है तो जैसा दर, तो दर के बारे में बेटा आपको पता होगा कि दर का अर्थ होता है अपॉन में समय, ठीक है ना। अब जो परमाणुओं की संख्या में परिवर्तन की जो दर है उस पर ध्यान देना कि ये जो परमाणुओं की संख्या है वो घट रही है या बढ़ रही है। ऐसी बात है, अल्फा बीटा गामा जब बाहर निकलेगा तो परमाणुओं की संख्या कम होगी, तो कमी के लिए हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब क्या लिखा है, उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या हो गई n, इस संख्या के समानुपाती, तो अपन ने समानुपाती का चिन्ह लगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया रदरफोर्ड का नियम, ठीक है बेटा। हाँ तो बेटा ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसके लिए अपन ने रदरफोर्ड का नियम देखा, तो नियम में जो लिखा हुआ था वो था माइनस का dN अपॉन dt, ठीक है बेटा। समानुपाती परमाणुओं की संख्या n, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसको ड्राइव करने का, ठीक है। आगे ड्राइव कैसे करना है, ध्यान देना कि ये जो समानुपाती कांस्टेंट है, जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, तो अपन ने लिखा माइनस का dN अपॉन dt बराबर समानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट लगाया लैम्डा।
इंटू एन। ठीक है बेटा, यह लैम्डा क्या है? लैम्डा है एक समानुपाती नियतांक। क्या बेटा? समानुपाती नियतांक। अब जैसा कि आपने अभी देखा कि रदरफोर्ड का जो नियम है उसे अपन चरघातांकी नियम कहते हैं, और ये नियम रेडियोएक्टिव पदार्थ से जो परमाणुओं का क्षय हो रहा है, कमी हो रही है, उस क्षय के बारे में बता रहा है। अर्थात जो लैम्डा है उसको हम कह सकते हैं क्षय नियतांक। क्षय नियतांक, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है बेटा सेकेंड इनवर्स। क्या होता है बेटा? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इस माइनस के चिन्ह को अपन इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? dn अपॉन dt इज इक्वल टू, माइनस को इधर ले गए तो माइनस का लैम्डा n। ठीक है बेटा, अब एक कार्य करें, n को इधर ले आइए, dt को इधर ले आइए, यानी कि n और dt का जो स्थान है वो परिवर्तित करिए। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा? dn अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? n बराबर माइनस का लैम्डा, और dt इंटू में चला जाएगा, इंटू dt। ठीक है बेटा, चलिए यहां तक आने के पश्चात आपको गणित का एक बहुत ही छोटा सा प्रोसेस यहां अप्लाई करना है, और वो है समाकलन। तो अपन ने लिखा समाकलन करने पर इसका हम समाकलन करें। ठीक है बेटा, तो क्या आएगा अपन के सामने? dn अपॉन n, ये लिखा अपन ने dn अपॉन n, इसके आगे समाकलन का चिन्ह लगा। ठीक है बेटा, बराबर इधर लिखा हुआ है माइनस का लैम्डा इंटू dt, माइनस का लैम्डा इंटू dt, इधर भी आपने समाकलन का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए मैथमेटिक्स में आपने सीखा होगा कि 1 अपॉन x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है बेटा? log e बेस x। ऐसे समझ लें कि log e बेस x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का समाकलन होगा log e बेस x। ठीक है ना? तो देख सकते हो आप dx ऊपर लिखा हुआ है और x अपॉन में, तो dx अपॉन x का समाकलन ये है। तो आप बताइए कि dn अपॉन n का समाकलन क्या लिख सकते हैं? हाँ, इसको हम लिखेंगे log e बेस n। ठीक है बेटा, बराबर लैम्डा क्या है? लैम्डा है नियतांक। अब नियतांक को इसके बाहर निकाल लीजिए, माइनस का लैम्डा, समाकलन में क्या रह रहा है बेटा? dt। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। log e बेस n इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा, dt का समाकलन अपन लिखेंगे t। ठीक है, समाकलन करने के पश्चात समाकलन का कांस्टेंट लगा दीजिए c। समाकलन कांस्टेंट हो गया, उसको अपन ने लिख दिया प्लस c। ठीक है, अब यहां तक करने के पश्चात आपको क्या करना है? ये देखना है कि यदि मान लिया जाए कि कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ, उस रेडियोएक्टिव पदार्थ में प्रारंभ में, अब प्रारंभ में टाइम कितना होगा? 0। प्रारंभ में जो परमाणुओं की संख्या है, किसकी बेटा? परमाणुओं की संख्या। अब जो परमाणुओं की संख्या वो अपन क्या लेके चल रहे हैं? n। उस n को मान लिया जाए n0। कितना मान लिया जाए? n0। तब क्या होगा देखते हैं। log e बेस n के स्थान पर अपन क्या लिखेंगे? n0। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा इंटू टी के स्थान पर क्या लेना है? 0 प्लस सी।
जीरो का जब लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो ये पद जीरो हो जाएगा। तो सी का वैल्यू अपन के पास क्या आ जाएगा, log e बेस n। ठीक है बेटा, अब अपन को क्या करना है कि सी के इस मान को समीकरण 1 में सी के स्थान पर रखना है। ठीक है, अब हम बात करें, अपन ने लिखा समीकरण 1 में सी का मान रखने पर। ठीक है बेटा, समीकरण 1 में जब अपन सी का मान रखें तो देखते हैं क्या होगा। देखिए log e बेस n, log e बेस n बराबर माइनस लैम्डा टी प्लस सी आएगा। इस सी के स्थान पर अपन सी का मान लगा दीजिए, log e बेस n नॉट, यही है ना सी का मान। ठीक है, अब क्या करिए, log वाले दो पद हैं, इस पद को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा log e बेस n माइनस log e बेस n नॉट बराबर, इसको इधर लेके आए तो ये जो प्लस था वो किसका हो गया बेटा, माइनस का, बराबर में बचा हुआ माइनस का लैम्डा टी। ठीक है, अब आप जानते होंगे कि log के दो पद लिखे हो, उन पदों के मध्य में माइनस का चिन्ह हो तो संख्या बटे में लिखनी है, यानी कि इस पद को हम क्या लिख सकते हैं, log e बेस n अपॉन n नॉट। ठीक है ना, हाँ, यदि यहां प्लस का चिन्ह होता तो लिखते n इंटू n नॉट, यानी कि गुणा में, माइनस है तो भाग में लिख दिया जाएगा। ठीक है, बराबर में लिखा है माइनस का लैम्डा इंटू टी। ठीक है बेटा, अब देखिए थोड़ा सा कि log को हटाने के लिए क्या लेना होगा, एंटी लॉग। जैसे किसी वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस का यूज होता है, ऐसे ही लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग का यूज होता है। तो अपन यहां लिखेंगे एंटी लॉग लेने पर। अब क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना, इधर से लॉग हट जाएगा और इधर वाला जो RHS का पद है वो e की कोई घात बन जाएगा। तो इस कंडीशन में अपन लिखेंगे n अपॉन n नॉट। ध्यान से देखिए, इधर से अपन ने log हटा दिया, बराबर इधर वाला जो पद है वो e की पावर के रूप में ले लिया, माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अब आप एक कार्य करें, इसके नीचे लगाइए 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n का 1 से हो जाएगा n इज इक्वल टू n नॉट का मल्टीप्लाई से होगा तो n नॉट e के पावर माइनस लैम्डा टी। तो बेटा ये हो गया अपन का रदरफोर्ड का नियम। ठीक है, इस नियम में अभी एक बार फिर से रदरफोर्ड के स्टेटमेंट को बोलने का प्रयास करना। किसी क्षण रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है बेटा, ओके।